नीम अंधेरे में डूबा छोटा सा होम सिनेमा एक पल को तुम्हें ट्रांस में धकेल सकता है। गिटार तर गिटार लगी आरामदेह कुर्सियाँ, एसी की ठंडक, पॉपकॉर्न की खुशबू और पर्दे पे चलती हॉलीवुड फिल्म और उस फिल्म को देखते दो कजन्स, आम कजन नहीं, दुनिया के सबसे रेयर कजन्स, मेहदी गंभीर और कैस गंभीर, दोनों अपनी नशिश को लंबा किए हुए थे। सर नशिश से टिकाए, पैर लंबे किए, वक्फे वक्फे से पॉपकॉर्न फांकते हुए वो दोनों आज कज़िन से आउट पे थे, बल्कि आज तो शर्ट्स भी एक जैसी पहन रखी थीं, सुरमई और स्याह धारीदार पैनल शर्ट्स और सफ़ेद स्लैक्स। भाई-भाई खेला जा रहा था आज। ये आदमी विलन है, मुझे इस पे शक है। कैसे पर्दे पे उभरते एक आदमी की तरफ इशारा किया। मेहदी ने बाकायदा बुरा मनाया। ये विलन नहीं हो सकता। तुमने देखा नहीं, इससे अभी अभी हीरो को अपने दोस्त का राज बताया। वही दोस्त जो मुल्क से गद्दारी करने वाला है। जो अपने दोस्त से गद्दारी कर सकता है वो सारी दुनिया से गद्दारी कर सकता है। सफाक तबसरा। ये ही आदमी हीरो को अनकंडीशनल फेवर्स दे रहा है। ये दूसरों के राज बता रहा है ताकि अपने छुपा सके। जानते हो गैर मशरूत फेवर्स कब दी जाती हैं? मेहदी ने जवाब नहीं दिया, अलबत्ता उसके तासुरात ऐसे थे जैसे कह रहा हो, आप बताएं सरकार। गैर मशरूत फेवर्स दो वजूहात की बिना पर दी जाती हैं। पहली, उससे हाथ बंद मुट्ठी से एक उंगली निकाली। आपको सामने वाले से मोहब्बत हो, जो कि इस आदमी को हीरो से नहीं है। दूसरी, आप उसका ध्यान मुझसे हटाना चाहते हो ताकि वो आपको फरिश्ता समझकर शैतान की तलाश शुरू करे। कहते साथ उससे पॉपकॉर्न्स मेहदी की पहुंच से दूर कर लिए। वो एक मुट्ठी में सारा पॉपकॉर्न भर रहा था। उसे एक पल को भी पर्दे से नजर नहीं हटाई थी। मेहदी को कि मरऊब नहीं हुआ, ये उसके लिए नई बात थी। कैस को कहानियाँ, फिल्में, ड्रामे थ्रिल करना छोड़ चुकी थीं। उसकी जहानत सब कुछ भोज लेती थी और आखिर में वो अपना वक्त ज़ाया होने पर दिल महसूस कर रह जाता था। मेहदी उसे जवाब दिए बगैर एक बार फिर फिल्म की जाने मतवज्जा हो चुका था। हाथ मारकर पॉपकॉर्न से मुट्ठी भरनी चाहिए, लेकिन अफसोस सद अफसोस उसका भाईनुमा कज़न चाल चल चुका था। 10 मिनट बाद विलन का राज आश्कार हो चुका था और गैस के अंदाजे दुरुस्त साबित हुए। मेहदी अब बेचारगी से उसे देख रहा था। गैस से बेनियाजी से कंधे उचकाए जैसे कह रहा हो, टोल्ड यू। बल्कि मुझे तो ये औरत भी विलन लगती है। अच्छी वाइब्स नहीं आ रही। गैस की धोपों का रुख एक नए किरदार की जानिब हुआ। हम्म, ये विलन नहीं है। बस शौक से कहा क्या, मुझे बुराई की पहचान है। जिताया क्या, मुझे अच्छाई की पहचान है। सोर दिया क्या। तुम मेरी जहानत को चैलेंज कर रहे हो। अना मुशरू हुई थी। मैं अच्छाई की अपनी जिंदगी का बोलबाला कर रहा हूँ। नरमी से तस्सी की गई। वो फिल्में और ड्रामे होते हैं जहाँ आखिर में हीरो की अच्छाई जीत जाती है। असल जिंदगी में बुराई की सांसें चलती रहती हैं। बुरा आदमी अगर मर जाता है तो अपनी बुराई से कहानी में कुछ न कुछ मार कर जरूर जाता है। बुराई की ताकत नो। वो आंखों में सजा लिए मेहदी को देख रहा था। मेहदी ने सादगी से उसे देखा। कहानियों में अच्छाई को जीतना होता है ताकि असल जिंदगी में लोगों को उम्मीद मिले। कहानियाँ उम्मीद होती हैं। हकीकत से निकलकर कुछ पल सुकून की जिंदगी में सांस लेने का जरिया होती हैं। कहानियाँ सबक होती हैं। और कहानी में विलन जीतने लग जाएं तो लोग कहानियाँ पढ़ना छोड़ दें। कैसे तंजिया नजरों से उसका हाथ उठाया। एक दिन मैं ऐसी कहानी दिखाऊंगा तुम्हें जहां विलन के साथ कहानी भी मरेगी। उस कहानी को पढ़ने वाले फिर मुसन्निफ को भरे बाजार में गालियां देंगे। मेहदी ने नाक से मक्खी उड़ाई। लोग मुसन्निफ को सराहेंगे क्योंकि वह रवायत से हटकर काम करेगा। तुम देखना, एक दिन उस मुसन्निफ की किताब के चर्चे होंगे जिससे कहानी को हैप्पी एंडिंग के बजाय बस एंडिंग दी होगी, जिससे हीरो ने ही विलन को बचाया होगा। गैस मुस्कुराते हुए जता रहा था। मेहदी उससे रुख फेर गया। पॉपकॉर्न दूर होने का गम अलग था। सीरियल किलर ना हो तो। थोड़ी देर बाद फिल्म खत्म हो चुकी थी और गैस के अंदाजे एक बार फिर दुरुस्त हुए। मेहदी बेयकीनी से आखिरी मंजर को देख रहा था। वो पलक तक न झपक सका। गैस अब लंबी नशीद से उठ रहा था। उसकी आंखें महसूस कुन अंदाज में फैली हुई थीं। वो मेहदी को बगैर शर्मिंदा किए उठकर जा रहा था। अभी वो सीम अंधेरे मिनी सिनेमा से निकलता कि मेहदी की पुकार पर ठहर गया। तुम्हें बहुत मजा आया होगा ना। इतने अक्लमंद, इतने ज़हीन हो तुम। तुम्हें सब याद रहता है। तुम्हें सब पता चल जाता है। तुम बहुत बहादुर भी हो। तुम कितने ब्लेस्ड हो। वो मरऊब हुआ था। उसे सताइश महसूस हुई थी। गैस के चेहरे पे साया सा लहराया। कई पल तो वो कुछ कह नहीं सका। काफी देर बाद नीम अंधेरे सिनेमा में उसकी आवाज गूंजी थी। कम अकल और कमज़ोर लोग बख्त वाले होते हैं, भूल जाने वाले।
हमेशा सुकून से रहते हैं। मुझे मेरी अकल से कोफ्त और बहादुरी से थकन होती है। मैं ब्लेस्ड नहीं, कर्स्ड हूँ। मेहदी ने ताज्जुब से उसकी पूछ को देखा। तुम्हें अल्लाह ने नवाजा है नाइटमेयर। लोग ऐसी अकल, ऐसी दिमाग की दुआएं करते हैं। अल्लाह ने मुझे सजा दी है ग्रीन वूंड। वो सख्ती से घुराया। मैं कोई ट्रेजिक एंडिंग नहीं पढ़ सकता, क्योंकि वो सारी ज़िंदगी मुझे लफ्ज़ व लफ्ज़ याद रहेगी और मेरा दिल दुखेगा। मैं कोई फ़िल्म, कोई ड्रामा नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे अंदाजे दुरुस्त हो जाते हैं और कहानी मेरे लिए प्रिडिक्टेबल हो जाती है। मैं आज तक अपने बाबा की मौत, उनके सीने पे लगे ज़ख्म को एक ताज़ा फ़िल्म की तरह याद किए हुए हूँ। मेरी हर रात जहन्नुम और हर दिन बरज़ख है। वजह मेरी अकल, मेरा दिमाग है। तुम्हें लगता है मैं ब्लेस्ड हूँ? वो हाँफ रहा था। तनफ्फुस तेज हो गया था। चेहरा कर्ब से सुर्ख पड़ रहा था। मेहदी की सब आंखों में ढेर सारा तफक्कुर था। तुम बिस्मिल बन रहे हो नाइटमेयर। मुझे बनाया गया है, वरना मैं भी आम था, नॉर्मल था और ज़माने में खुश भी। आखिर में उसका लहजा लर्ज गया था। मेरे अंदर का इंसान खुशी और कंफर्ट मारने के लिए मैं तुम्हें मरने तक माफ़ नहीं करूँगा। और याद दहानी करवा कर दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल गया था। मेरी ने बेदम होकर सर को निशिस की पूछ से टिका दिया। आंखें जल रही थीं। खानदान की मौत का भोला बसरा मंजर आंखों के आगे घूम गया। महज चंद सीन और फिर जैसे तारीखी। उसे कुछ याद नहीं था, मुकम्मल तौर पे नहीं। क्या वो वाकई ब्लेस था और क्या वाकई गैस कर्स था? जामनी अलमारियों वाले कमरे में झांक कर देखो तो जीनिया हाकिम अपने पलंग पर अलती पालती मारे बैठी थी। बाल खुले थे और ढलक कर उसके शानों से आगे गिर रहे थे। नरंजी सादा लिबास में मलबूस वो पलंग पे ढेर सारे कागजात भी घेरे बैठी थी। फिरोजे की लौंग धमक रही थी। दूसरी जानिब कूंज अलमारी में मुंह दिए खड़ी थी। आज मैडम को याद आ गया था कि सुबह घर में फंक्शन है और अलमारी को साफ रहना चाहिए। माशाल्लाह। जीने ने यूं ही जरा की जरा नजर उठाकर अलमारी की जानिब देखा और उसी लम्हे उसकी आंखें सुखड़ी। यहाँ से कुछ गायब था। क्या था उसे याद करने की जरूरत पेश नहीं आई, क्योंकि उसकी जगह एक नया जोड़ा टंगा था। कुंज ने उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा और जल्दी से अलमारी के पट बंद किए। जीनिया फुर्ती से उठकर उसके करीब आई थी और तेजी से जामनी पट वाह किए। कुंज की रंगत सर्द पड़ने लगी थी। आह, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। यहाँ से जोड़ा गायब है गूंज। क्या मुझे पूछने की ज़रूरत है कि वो कहाँ है? सर, तफ्तीशी लहजा। वो मैंने नबीला बाजी को दिया है। उसे ढेर सारा थूक निकला। और किसकी इजाज़त से तुमने मेरे भाई की हकालाल की कमाई ज़ाया की? उसका लहजा बुलंद हुआ। आंखें सुर्ख पड़ने लगी। चिढ़, सख्त चिढ़ थी उसे नबीला से और गूंज की बेवकूफ़ियों से। यार, वो गरीब औरत है। गूंज का अंदाज सफाया था। वो गरीब नहीं, नाशुक्री औरत है। और तुम दुनिया की सबसे बेवकूफ़ औरत। चीखने की ज़रूरत नहीं है सैनी। इन चीज़ों पे मेरा भी उतना ही हक है कि जितना तुम्हारा। अब तुम मज़ीद मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो यकदम हलक के बल चीखी। सीनिया ठहर गई। अजीब सी नजरों से उसे देखा। हर वक्त मुझे अपने पीछे लगा कर रखती हो। जो काम मैं करूं उससे तुम्हें मसला होता है। तुम खुद को समझती क्या हो? वो फटी हुई आवाज़ में तेज से चिल्ला रही थी। मेरा जोड़ा मैं जिसे चाहे दूं। मेरी अलमारी मैं जैसे चाहे रखूं। मेरी दोस्त से जिससे चाहे बनाकर रखूं, जिसे छोड़ दूं। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? अब कि उसकी आंखें भर आई थीं। सीनिया अब भी यकटक उसे देखे गई। बड़े बहन भाइयों को पता होता है कि कौन से अल्फाज उनके छोटे बहन भाइयों के अपने हैं और कौन से उनके मुंह में ठोसे गए हैं। छोटे बहन भाई यूं ही नहीं आपके खिलाफ उठ खड़े होते। किसी दोस्त की भरी हुई चाबी और किसी रिश्तेदार का दिया हुआ ताना, ये होती है वजह। ये सब तुमसे किससे कहा है? वो आगे को हुई। कूंज की भरी हुई आंखों में देखा। नबीला बाजी आई थी ना, जोड़ा उनके पास है ना। उस औरत ने तुम्हें मेरे खिलाफ किया है। कूंज को अब एहसास हुआ था उसके सामने कौन थी। उससे हथेली की पुश से आंखें रगड़ी। सीनिया उसकी आंखों से सारा अखबार पढ़ रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा और ये जोड़ा मैंने उनसे लिया है, मुझे ये पसंद था। उसका लहजा अब धीमा था। नसें चुराते हुए वे जहाँ वहाँ देखने लगी। तुम्हें ये पसंद नहीं था कूंज? तुम उसे ना नहीं कह सकी। तुम किसी को ना क्यों नहीं कहती हो? सवाल था, साधा सवाल। मैंने कहा ना जैनी, ये जोड़ा मेरी पसंद से यहाँ आया है। मैं अभी उस औरत के पास जा रही हूँ। सीनिया ने उसकी बात काटी। मैं उससे अपने भाई की हक हलाल की कमाई और तुम्हारी बेवकूफ़ी का फ़ायदा उठाने नहीं दूंगी। वो एक एक लफ्ज़ पे जोर दे रही थी। वो चिता रही थी कि वो ऐसा कर सकती है।
गिल्ट, ट्रॉमा और लो सेल्फ स्टीम की मारी तुम हो, मैं नहीं। अब क्या तुम मोहल्ले की आंटियों की तरह झगड़े करोगी? कोच को कोफ्त हुई, आंसू रोना सब भूल गया। सीनिया तंसिया मुस्कुराई। जब बात मेरे खानदान की आए तब तुम देखो मैं कैसे मोहल्ले की फितना आंटियों से बड़ा फितना बनती हूँ। उससे कहते हुए पलंग पे पहला दुपट्टा उठाया, फिर बाहर निकल गई थी। गूंज बेचैनी से कमरे के चक्कर काटने लगी। आह, कल सुबह वो नबीला बाजी के सामने किस मुंह से जाएगी? अल्लाह अल्लाह, वो क्या करे, कहाँ जाए? उसका सुकून गारत होने लगा। इंसान को कम से कम अपनी ज़िंदगी में लोगों की बातों से इतना बेपरवाह तो होना ही चाहिए कि किसी की नाराज़गी का खौफ उसका सुकून गारत न करे। थोड़ी देर बाद जीनिया उसे वापस आती दिखाई दी। पुरसुकून चेहरा, हाथ में छोड़ा, अलमारी तक आकर पट खोले, जोड़ा वापस जगह पे सेट किया और दोबारा पलंग पे जाकर बैठी। ओसीडी के मरीज अब सुकून से अपना काम कर सकती थी। कौन चंद लम्हे यूं ही खड़े उसे देखती रही। शर्मिंदगी, गुस्सा, गिल्ट, खौफ सब कुछ एकदम ढेर सारी मिकदार में उसके कंधों पर आन वारिद हुआ था। तुम्हें ये नीला जोड़ा वाकई पसंद है? कुछ देर बाद सीनिया की आवाज़ गूंजी। सर किताबों पे झुका रखा था। हाँ, पसंद है। हल्की बस आवाज़ में इतराफ़ किया गया। मैं खरीद आई हूँ, कल नबीला बाजी को 1,500 दे दूंगी, कहकर उससे नजरें उठाईं। सुनहरी संजीदा नजरें, समाना शनास और अपनी बहन के लिए फिक्रमंद। तुम मासूम हो गूंज, लेकिन किसी को तुम्हारी मासूमियत से फ़ायदा उठाने का हक नहीं है, ठीक? गूंज ने इस बात में सह हिलाया। सीनिया एक बार भी किताबों में सर घुसा दिया। गूंज थोड़ी देर यूं ही खड़ी रही, फिर छोटे छोटे कदम लेती पलंग की तरफ आई। ऊंधे मुंह पलंग पर लेटकर बाजू सीनिया की घुटनों के गिर्द फैला दिया। तकिया आंसुओं से तर पड़ा था। वो अपनी बहन से शर्मिंदा थी। सीनिया ने आहिस्ते से उसका बाजू थपथपाया। स्याह आंखों वाली लड़की खिजियों के साथ रोने लगी थी। सीनिया यूं ही किताबों पर सर झुकाए अपने गिर्द हाइल उसका बाजू थपथपाती रही, यहाँ तक कि वो भारी भारी सांसें लेने लगी। वो सो चुकी थी, चेहरे पे आंसू के मीठे मीठे निशान थे। सिया ने आजूदी उसे देखा। उसका पारा एक बार फिर हाई होने लगा था। फिर उसने कूंज को देखा। वो रोते रोते सो गई थी। अपने साइज से बड़े कपड़े, बिखरे बाल, रोया रोया चेहरा और नींद। रोने के बाद आने वाली नींद का भी अपना ही मजा होता है। कूंज के सोने के चंद लम्हे बाद उसका फोन थरथराया। जू जू की आवाज़ से खामोशी में इरताज सा पैदा किया। सीनिया ने कोफ से हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया। कॉलर आईडी देख एक लम्हे के लिए वो अपनी जगह जम गई। बलाज कॉलिंग के अल्फाज से उसे ठहरने पर मजबूर कर दिया। फ़ोन हाथ में लिए वो गायब दमागी से उसे देखे गई। अब्दुल्ला वो वाहिद मर्द था जिससे उससे कभी फ़ोन पे बात की थी। काश अब्दुल्ला ही वो आखिरी मर्द भी रहता। सोचू को परे झटकते उससे मरे मरे हाथों से कॉल रिसीव की। हालांकि सीनिया एक कॉल पर्सन नहीं थी, वो बोलने पर लिखने को तरजीह देती थी। लेकिन खैर, हेलो, कैसी हो तुम? तुम डिस्टर्ब तो नहीं हुई? भारी खूबसूरत लहजा, लेकिन अब्दुल्ला ज़्यादा अच्छा बोलता था। दिल ने इतराफ़ किया। जीनिया, तुम सुन रही हो? जी मैं सुन रही हूँ, बोले। उसे चेहरे पे हाथ फेर कर तासुरात नॉर्मल रखने चाहे, आंखें अजीब तासुरात दे रही थी। तुम्हें मेरा फ़ोन करना बुरा तो नहीं लगा ना? आह, वो कितना डिसेंट था। सच कहूँ तो बुरा लगा है, सीनियर की साफ कोई, क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह मर्दों से बातें नहीं की जाती। उसका एतमाद बहाल हो चुका था। अगर तुम भूल चुकी हो तो अपने हाथों में मेरे नाम की अंगूठी देखो। मैं कोई आम मर्द नहीं, तुम्हारा मंगेतर हूँ। हमारे यहाँ मंगेतर का दर्जा शोहर जितना ही है, याद है ना? साफ जाहिर था उसे बुरा लगा है। मंगनियों का क्या है, उनको टूटने में वक्त थोड़ी लगता है। जिस लड़की की एक मंगनी टूट चुकी हो उसे दूसरी मंगनी को बचाने के लिए सोच समझ कर चलना चाहिए। बलात् जता रहा था। जीने ने सर झटका। यहाँ सोचने समझने की ज़रूरत दूसरे मंगेतर को है। जो लड़की एक मंगनी टूटी हुई सरवाइव कर चुकी हो, उसके लिए दूसरी मंगनी सरवाइव करना मुश्किल नहीं होता। वो यूं बात कर रही थी गोया किसी फिल्म की लाइन्स हो। दूसरी जानिब चंद पल के लिए खामोशी छा गई, यूं जैसे वो सोच सोच कर बोलना चाहता हो। अच्छा, ये सब छोड़ो। अब उसका लहजा मदाफाना हुआ। मुझे ये बताओ, तुम्हें अपने होने वाले शोहर से क्या उम्मीदें हैं? आपको अपनी बीवी से क्या उम्मीदें हैं? सवाल पे सवाल। दूसरी जानिब वो मुस्कुराया था, दिलकश मुस्कुराहट। ज़्यादा कुछ नहीं, बस वो हसीन हो जैसे कि तुम, मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाया करे जैसे कि तुम, मेरी सुने और कभी कभी मैं उसकी भी। ये तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। सीनिया ने टोका तो बलहाज जोर से हंसा। सीनिया साथ मुस्कुराई थी। माहौल हल्का फुल्का होने लगा। जानता हूँ। अगली बात सुनो।
वो अगर मेरी ना भी सुने तो बुरी ना लगे। जैसे कि तुम सीने की मुस्कुराहट गायब हुई। मेरे करियर में मुझे सपोर्ट करे और ख़ानदान की बाकी लड़कियों की तरह उसे एक मर्द का सहारा नहीं चाहिए हो, बल्कि वो मेरे साथ खड़ी हो तो मेरी परेशानियां ख़त्म हो जाती हूँ। वो एक पल को रुका। जैसे कि तुम ज़ैनी। जीनिया खामोश रही, कुछ कह ही ना सकी। चंद पल उसकी खामोशी को महसूस करते रहने के बाद बलराज ने उसे दोबारा मुखातिब किया था। तुम्हें अपने शोहर से क्या चाहिए? फरमाइश करो। सीनिया धुआं धुआं उठे चेहरे के साथ बैठी रही। सोना, चांदी, पैसा, घर, मुकाम, उहुँ, ये नहीं चाहिए था। अपने शोहर से नहीं चाहिए था। अगर मैं गलती करूँ तो मेरी तस्सी करे, तस्लील नहीं। 12 साला सीनिया हाकिम अपने बाप को चिल्लाते हुए सुन रही थी। वो बगैर घर के मुलाज़मीन, मकीन और अपने बच्चों की परवाह किए अपनी बीवी पे कर्ज बरस रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। भाभियाँ देखकर हँस रही थीं। देवरों ने तवज्जो ही ना दी। मुलाजिम खुसर-पुसर कर रहे थे और सीनिया वो नम होती आँखों से अपनी माँ को आधे खानदान के सामने ज़लील होते देख रही थी। हाँ, उसकी माँ ने उसके बाप के कपड़े इस्त्री ना करके गलती की थी। हाकिम नवाब को लगा था वो भरी महफिल में उनकी तस्सी कर रहे हैं, लेकिन वो तस्लील थी। बच्चों और आधे घर के सामने शोहर से गालियाँ खाना तस्लील ही तो थी। मैं उसकी खिदमत करूँगी, मैं उसके हुक्म भी मानूँगी, लेकिन वो भी बस मेरे साथ रहम दिल रहे, मुझे बीवी होने के साथ इंसान भी समझे। बुखार में झुलसती उसकी माँ हाकिम नवाब के कपड़े बैग में डाल रही थी। उनके जिस्म में खड़े होने की सकत नहीं थी, लेकिन वो भाग-भाग कर अपने शोहर की ज़रूरत के सामान ला रही थी। क्या उस शोहर पे लाज़िम नहीं था अपनी बीवी के साथ रहम का मामला करे? अगले मंज़र में वो रात को देर से घर लौटे थे। अपनी माँ के साथ बेड पे लेटी सीनिया ने अपने बाप को देखा। वो उस बीमार औरत को झंझोड़ कर नींद से जगा रहे थे। रात की उस पहर सफ़र से लौटने के बाद उन्हें खाना चाहिए था। बीवी बीमार है, सो रही है, लेकिन क्या हुआ? है तो बीवी ना, इंसान के नाम पे मशीन। मैं उसकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त समझूँगी, लेकिन बदले में उसे चाहिए कि मुझे भी इज़्ज़त दे। अमीना बेगम के मायके वालों की यहाँ कोई शादी थी। हाकिम नवाब दामाद थे, लेकिन उनके शहर में मौजूद न होने की वजह से निकाह पढ़वा दिया गया था। अब वो वापस आए थे और ढेर सारे जमा हुए लोगों में अपनी बीवी का हाथ पकड़कर घसीट कर ले जा रहे थे। भाड़ में गई शादी, भाड़ में गया बीवी का खानदान। हाकिम मेरी बात सुन ले, मुझे बताएं हुआ क्या है। वो अपने शौहर के कदमों का मुकाबला करते हुए बामुश्किल बोल रही थी, जिसके बदले में सारे खानदान के सामने उनके चेहरे पे तमाचा पड़ा था। वो शौहर की इज्जत रखते हुए उसके साथ अपना मायका छोड़ छाड़ कर जा रही थी। वो इज्जत रख रही थी क्योंकि बीवी थी। क्या शौहर पे लाजिम नहीं था वो इज्जत करवाए क्योंकि वो बीवी थी? मैं उसके खानदान को अपना खानदान समझूंगी, लेकिन वो मेरे खानदान को मेरा समझकर ही इज्जत दे। 16 साला सीनिया हाकिम एक बार फिर अपने बाप का तानानामा सुन रही थी, जिसमें उसकी माँ के वालिदैन को दुनिया जहाँ की हर गाली दी गई, जिसमें उसके खानदान की इज्जत को किसी कोटे से भी कमतर कहा गया। हर ताने हर गाली पे उसकी माँ का चेहरा सुर्ख होता था। उसे गुस्सा आ रहा था, उसे रोना भी आ रहा था, लेकिन वो मजबूर बीवी थी। कुछ कहती तो घर से जाती या फिर चेहरे पे निशान पड़ते। अगर ये दोनों ना होते तो उसके शोहर के दिल को मार देने वाली नाराज़गी शुरू हो जाती। आधी मशरक़ी औरतों के मुँह इसीलिए सी दिए जाते हैं कि उनके घर के मर्दों को उनकी दी हुई सफाई अपनी मर्दानगी पे अनाका वार लगती है। अगले कई मंदासिर में वो अपनी भाभीियों और बच्चों के साथ अपनी बीवी की रंगत पे तबसरा कर रहे थे, उसे छिड़क रहे थे। बेटों की माँ होने के बावजूद अमीना बेगम को उस घर में आज तक किसी फर्ज से वो इज्जत नहीं मिली थी जिसकी वो हकदार थी। जब औरत का मर्द उसकी इज्जत नहीं करता, फिर खानदान में कोई और भी ये जोखम नहीं उठाता वो मेरे साथ बेवफाई ना करे। और यहाँ सीनिया हाकिम की आंखें भर आई थीं, लहजा लर्ज गया था। एक पल के लिए वो सांस तक न ले सकी। रात की तारीकियों में उसके बाप के घर से बाहर निकल जाते थे, टेलीफोन पे आने वाली हर कॉल के मुंतज़िर रहने लगे थे। अब्बा को मोहब्बत हुई थी, लेकिन शादी के बाद रिवायत कुछ यूँ थी कि अगर वो शादी करते तो वट्टे सट्टे में दी जाने वाली उनकी बहन पे भी सौतन पड़ती। बाज़ दफ़ा रवायात मोहब्बतें खा जाती हैं, उनकी मोहब्बत के साथ भी यही हुआ था। उसकी डरी सहमी रहने वाली माँ ने इस बात पे खामोशी नहीं इख्तियार की। वो आने वाली फ़ोन चीख चिल्ला कर बंद करवा देती थी। पैगाम लाने वाले कासिदों के मुंह नोच लेती थी। वो घर से बाहर निकलते अपने शोहर के कदम वो रोक लेती थी, चाहे मार खानी पड़े, चाहे नाराज़गी सहनी पड़े।
बेवफाई और शराकत वो वाही चीज़ है जो औरत लाश बनकर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो फिर जिंदा थी। वो दुनिया के सामने जिस अखलाक का मुजाहरा करता है, मेरे साथ भी वैसा रहे। चाहे सारा का सारा नहीं, लेकिन मेरे साथ भी मुरव्वत का ताल्लुक तो रहे। तुम हो ही भोड़ और जाहिल। तुम्हारा सारा खानदान 2 टके का है। घटिया औरत। हकीम नवाब अपनी बीवी पे बरस रहे थे। अल्लाह जाने वो कौन सा मनहूस दिन था जब तुम जैसी जलील औरत मेरे पल्ले बांध दी गई। लानत हो उस दिन पे और तुम पे। न बच्चों का ख्याल, न आसपास खड़े लोगों की परवाह। वो अपनी बीवी को उससे भी बदतर गालियों से नवाज रहे थे। अमीना बेगम मुझसे ये खड़ी थी। ये सब्र नहीं था, ये तैश था, लावा था जो कि उनके अंदर भर रहा था। सीनिया एक कोने में खड़ी थी। उसे लगा था उसकी माँ की गलती है। ना वो अब्बा के कागजात मिसप्लेस कर थी और ना ये सब हो रहा होता। अब्बा हर बेटी के लिए हीरो होता है। सारी दुनिया की गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन बाप की नहीं। उसी लम्हे हाकिम नवाब का फ़ोन बजने लगा। वो भगते-जगते खामोश हो गए। कॉल अटेंड कर ली और फिर सीनिया ने अपने बाप को अदाकार बनते देखा। जी जी नवीद साहब। अरे आप हुक्म करें। अरे बिल्कुल नहीं। आपसे कैसी नाराजगी। जी जी आपका काम हो जाएगा। वो मुस्कुराकर जवाब देते हुए बाहर चले गए। उस दिन उस पहर सीनिया के अब्बा हीरो नहीं रहे थे। उन्हें विलन भी नहीं समझ सकी। वो जो कोई भी थे, सीनिया ने इस पल तय किया था कि उसकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द उसके बाप जैसा नहीं होगा। और ये कितना कठिन, कितना शर्मिंदा और कितना भारी फैसला था, ये हर लड़की समझ सकती है। चंद पल पहलाज खामोश रहा। वो उसे समझ सकता था, वो उसी खानदान का हिस्सा था। चंद पल की खामोशी जैसे पुरसा हो। काफी देर बाद उसके लब होले से बड़बड़ाए। मैं हाकिम नवाब नहीं बनूंगा। तसल्ली दी गई। बन जाए तो मुझसे अमीना बेगम बनने की उम्मीद मत रखिएगा। हदूद कायम की गई और कॉल काट दी गई। उस पर अजीब बेकली सी सवार होने लगी थी। जीनिया हाकिम के लिए उसके माँ बाप की शादी एक ट्रेजेडी थी जो उसे हॉन्ट करती थी। लेकिन अब बस एक और शादी को ट्रेजेडी में नहीं बदलना चाहिए। हाकिम नवाब का घर अगले दिन अपने मंजर पे लगी बत्तियों की वजह से रोशन था। घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। औरतों और मर्दों का खो के अलग अलग इंतजाम था। लेकिन चंद खानदानी के लड़के देगी और पानी के ड्रम अंदर ला रहे थे। मिडिल क्लास लोगों की शादियाँ यही होती हैं। भरा पूरा घर, पीले चावल, ढोल की थाप और दुल्हन की किट जमा। ढेर सारी औरतें जिनके तबसरे कभी रिश्ते की तफसील होते तो कभी जहेज और खाना। अंदर कमरे में बैठी सीनिया की मायों की रस्म अदा की जा रही थी। पीले सर जोड़े में मलबूस बालों को 2 चुटिया खूंदे उसे पलंग के एक कोने में बिठा रखा था। मेरासी औरत शादियाने गा रही थी और उसी शादियानों की आवाज़ से बारी बारी आती। चंद औरतें सीनिया की चुटिया के पल खोल रही थीं। ये एक रस्म थी। एक बूढ़ी तेल में डूबा हाथ उसके बालों पे फेर रही थी और एक ने गूंदी हुई मेहंदी उसकी हथेली पे फैलाई और फिर चंद पल के लिए उसकी मुट्ठी बंद कर ली। जीनिया बस खामोशी से बैठी रही। दुल्हन को यूं ही बैठना होता है। खुशी हुई तो बेहया, उदास हुई तो रोही समझी जाएगी। उसकी मुट्ठी खोली गई और अब एक बगैर डिज़ाइन वाली मेहंदी उसके हाथ पे छप चुकी थी। हथेली मेहंदी से भर गई। पलंग पे ड्राई फ्रूट्स के टोकरे, मक्खन और बाकी चंद लवाजमात के टोकरे रखे। औरतें अब तालियां बजाती, गाती वापस जा रही थीं। उसी लम्हे जीनिया ने महसूस किया कि उसके कंधे से लगकर रो रहा है। वो फरबा सा वजूद उसकी माँ था। दिल को धक्का लगा। आंखें भर भर रही थीं। वो मुड़ी नहीं। माँ जज्बाती हो रही थी। उसे नहीं होना था। डीड यू नो, जिंदगी का एक नया बाब शुरू हो रहा था, लेकिन अंदाज वही पुराने। अपने कमरे में आमीने के सामने खड़ा बशर सपाट तासुरात के साथ अपना सरापा देख रहा था। उसे कॉटन का सफ़ेद सूट पहना था। आज उसका भी मायूं था, लेकिन दिल में कोई खुशी, कोई रमक नहीं थी। माथे पे बिखरे गीले बालों को हाथ से पीछे हटाते हुए उसके अंदाज में सुसरोई थी। चंद पल यूं ही खड़े रहने के बाद फिर आखिर वो मुस्कुराया था। ड्रेसिंग टेबल से अपना मोबाइल उठाया और कॉन्टैक्ट लिस्ट में गया। अंगूठे से लिस्ट को ऊपर नीचे करते हुए वो एक जगह ठहर गया था। लाला रुख। ये लड़की अब माजी बन चुकी थी। वो अपनी बहन किसी के घर भेज रहा था तो किसी की बहन अपने घर ला भी रहा था। हाँ, उस लड़की की मोहब्बत शायद सारी जिंदगी उसके दिल में रहे। मोहब्बत की नाकामी शायद सारी जिंदगी साथ रहे। लेकिन बशर हाकिम अपने अब्बा की तरह बटा हुआ मर्द नहीं बनेगा। अंगूठे से नंबर को डिलीट करते हुए उसने दिल और कंधों पे लदा बोझ खाली किया। बशर हाकिम अब इस हद से भी मोहब्बत से आज़ाद था। कई बार मोहब्बत आपके हाथों से रेत की तरह फिसल जाती है
और वापस नहीं आती। रेत की मानिंद फिसली मोहब्बत का इंतज़ार करना या फिर खुद को सहम देना आला दर्जे की बेवकूफ़ी होती है। बशर हाकिम ज़िंदगी के एक नए बाब के लिए तैयार था। गर्दन ऊंची किए, दिल साफ किए, नीले मोतियों वाले लिबास में मलबूस गूंज हाकिम इस वक्त अपने घर के किचन में मंजी पे बैठी थी। आसपास उसकी कज़न्स बैठी थी। फंक्शन ख़त्म हो चुका था, खाना भी ख़त्म ही था। बस सेजकी की तह में ज़रा सा सालन रह गया था, जिसे वो रोटी से लगा लगा कर खा रही थी। आह! मनोसलवा। उसी लम्हे दरवाजे की चौखट पे कोई मर्द आकर खड़ा हुआ। साफ रंगत, ऊंचा कद, अच्छी जिसामत, स्याह आंखें और खूबसूरत नकूश। सेगम मीर, बलराज मीर का छोटा भाई। वो मुस्कुरा रहा था, आती हुई लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा था। बाकी लड़कियों ने उसे सोमरी नजरों से देखा था। कुछ था जो वो जानती थी और मुड़ी हुई पलकों वाली लड़की नहीं जानती थी। लड़की ने गला खंकारा और गूंज को मुखातिब किया। देचकी की तह से खाने वालों की शादी पे बारिश होती है। खवार करवाओगी क्या? वह हन्नूस मुस्कुरा रहा था। गूंज ने घूर कर उसे देखा। सख्त तब चढ़ी थी उसे। अगर बारिश हुई भी तो मेरी शादी पे होगी, तुम्हें क्या मसला है? तेवरी चढ़ाकर इस्फसार किया। जहाँ बाकी सब लड़कियां कह के मार कर हंसी थीं, वहीं जेगम मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। गूंज हाकिम आवनकू की तरह सबके चेहरे देखी गई। वो अपनी जिंदगी के इस नए बाप से अनजान थी। जाने ये नया बाप उसकी जिंदगी में क्या तब्दीलियां लाने वाला था। अपने ऑफिस में खड़ा गैस अपनी चंटी से उठा रहा था जब दरवाजा एक धाड़ से खुला। उड़ी हुई रंगत और पीले फटाक चेहरे वाली अदीबा अंदर दाखिल हुई। कैसे नागवारी से उसे देखा था। तुम तमीज़ भूल गई हो हबीब। तुम्हें लगता है इससे दरवाज़ा खोल कर आओगी तो मेरी फेवरेट बन जाओगी? घुंघराले बालों वाला मर्द मेज से टेक लगाए बाजू सीने पे बांधे फुर्सत से तंज कर रहा था। अदीबा ने बगैर कुछ कहे अपने हाथ में पकड़ा टैबलेट उसके आगे लहराया। कैसे उचट्टी सी निगाह उस पे डाली और टैबलेट उसके हाथ से लिया। कोई गला फाड़ फाड़ कर चीख रहा था। मारूफ फैशन ब्रांड कैसम के मालिक कैस कंपनी की टेक्सटाइल फैक्ट्री में वर्कर्स का धरना। फैसलाबाद में मौजूद कैसम टेक्सटाइल के वर्कर्स का कहना है कि उन्हें बाकी फैक्ट्री के वर्कर्स के हिसाब से आधे पैसे मिलते हैं, जबकि डबल मेहनत करने पे कोई बोनस या फिर इजाफी उजरत नहीं मिलती। कैसम के वर्कर्स ने शाहराह बंद कर रखी है। सुबह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। अभी तक कैस कम्बीर और मेहदी कम्बीर की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। मजीद तफसीलात। गैस से बटन दबाकर रिपोर्टर की आवाज़ का गला खून डाला था। सुन चुका वो सब। एक नज़र अदीबा के परेशान चेहरे पर डाली, फिर पलकें झपकाकर तसल्ली दी और बाहर निकल गया। उसके माथे पे पसीने की नन्हे नन्हे कतरे थे। पैंट की पॉकेट से अपना मोबाइल निकाला और तेज तेज कुछ लिखते हुए आगे बढ़ रहा था। राहदारियों में चलते हुए कई लोगों ने उसे मुड़ मुड़ कर देखा था। होगा वो कहीं का कैस गंभीर, लेकिन उसके ऑफिस में भी लोग थे, फरिश्ते नहीं। और लोगों से कैसे सिले, कैसी उम्मीदें। राहदारियों का मोड़ मुड़ते हुए अचानक उसके सामने कोई आया था। गैस झटक कर रुका। सफ़ेद स्नीकर्स से ऊपर सफ़ेद स्लैक्स, स्याह ब्लेजर और सफ़ेद कोट, गहरा सांवला रंग, मुस्कुराता पुरतपिश चेहरा। पराग हनीफ तुम्हारे सामने है। शैतान शैतानी से पहले मुझसे इजाज़तनामा साइन करवाता है लूसीफर। वो मुस्कुरा रहा था। कैस जानता था उसकी फैक्ट्री में जाकर कौन उसके वर्कर्स की पुष्पनाही कर सकता है, कौन उन्हें इतनी हिम्मत दे सकता है कि वो लोग कैस के सामने खड़े हो सके। उन साइन करवाए इजाज़तनामों पे आखिरी दस्तक मेरे होते हैं बराक हनीफ। कैसम ढह रहा है, कंधे मजबूत रखो। कान के करीब झुककर तंज किया। कैसम अच्छी नीयतों और मेरे खून पसीने से खड़ा है। उसे कंधे के सहारे नहीं चाहिए। मेरे दिए हथिये पे खड़ा है तुम्हारा कैसम। जिस दिन हाथ खींच लिया, इमारत पे लगे कांच के टुकड़े चुनते नजर आओगे। आधे अरब की आंखों में इस्तसा था। ये भी तो हो सकता है उन्हीं कांच के टुकड़ों को मैं तुम्हारी शहरक पे फेर दूं। सीरियल किलर की आंखें चमक उठी थीं। पर आग आके आया। कैस के कंधे पे हाथ रखा। गोगे अभी भी तुम्हारी इस उड़ी हुई रंगत को देखने और आंखें सेकने का दिल चाह रहा है, लेकिन वो रुका, आंखें महसूस अंदाज में उठाई। मेरे पास तुम्हारी नाकामियां देखने के अलावा भी बहुत काम है। ना मेरी रंगत उड़ी हुई है, ना मैं नाकाम हुआ हूं। मैं हिकमत अमली तैयार कर रहा हूं। तुम जैसे बेवकूफ़ इन आदमी के साथ वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। वो आगे बढ़ गया। बराक उससे मुस्कुराते हुए जाते देखता रहा। उसके लब कोई अरबी गजल गुनगुना रहे थे। पार्किंग में खड़ी स्याह रेंज रोवर में बैठने से पहले कैस का मोबाइल बजने लगा। गाड़ी की अगवी नशिस्त पे बैठते हुए उसे मोबाइल कान और कंधे के बीच में लगाया। हाथ से ड्राइवर को आगे बढ़ने का इशारा किया।
क्या हो अगर ये मुश्ताक मुलाजमीन तुम्हारी फैक्ट्री को आग लगा दें? वासिम मनीर की आवाज़ से उसके कानों में जहर खुला। गाड़ी चल रही थी। इन हजारों अफराद के हजूम में क्या पता चलेगा किसने आग लगाई। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर होगा कितनी बड़ी फैक्ट्री के जल जाने से तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाए। और मज़े की बात यह है कि तुम्हारे पीछे दुआएं और सहारे देने वाले हाथ भी नहीं हैं। एक लम्हे के लिए कैसे गिरफ्त फोन पे टीली पड़ी। अगले पल उसके तासुरात सपाट हो गए। मेरे पीछे दुआएं हों या ना हों, बद्दुआओं की एक रैली है। मैं मोहलत लेकर आया शैतान हूँ। मेरा जव्वाल तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरी कयामत तुम लोग नहीं ला सकते। मेरे हिस्से की आग अभी ठंडी है। सामने से हंकारा भरा गया। तुम्हारे लिए सूर फूका जा चुका है गैस। मैंने तुमसे कहा था मुझसे मत उलझना। अब तुम इस निरी जहन्नुम से निकल कर दिखाना। जहन्नुम मेरे लिए नई नहीं है। चिताते हुए कॉल काट दी गई। गाड़ी अपनी रफ्तार से इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़ रही थी। इस्लामाबाद की सबसे पहली फ्लाइट बुक हो चुकी थी। गैस के लिए एक नया मसला तैयार था। वो इस वक्त कैसम से 1 रुपया भी किसी को नहीं दे सकता था। उसे मार्केट से कर्ज ले रखा था। कैसम की सबसे बड़ी और सबसे महंगी कलेक्शन इस वक्त तकमील के मरहाइल में थी। अगर वो मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाने लग गया फिर तो मुकम्मल हुआ ये कलेक्शन। वो सपाट चेहरे के साथ गाड़ी से बाहर देख रहा था। हर तरफ शोर था, नफरत थी, इश्ताल था। हर शोर में गैस के खिलाफ नारे बुलंद होते थे। हर नफरत में बस वही था। सारा इश्ताल उस पर निकाला जाना चाहता था। आखिर ये सारी दुनिया उसके पीछे क्यों पड़ गई थी। इस्लामाबाद की निजी यूनिवर्सिटी की मेंटल हेल्थ सेमिनार का मंजर कुछ यूं था। यूनिवर्सिटी के वसी दाहत निगाह पहले ग्राउंड में जा बेजा तलबा थे जिनके लिए कुर्सियां सजी थीं। सफ़ेद पोश वाली कुर्सियां और उन पे बैठे बोर होते तालिब इल्म। जहाँ कुर्सियां ख़त्म होती थीं वहीं से चंद सीने ऊपर स्टेज बना था और उस स्टेज पे खड़ा था वो जिसका तुम्हें कई लम्हों से इंतज़ार था। सफ़ेद गोल गले वाली शर्ट के ऊपर जीन्स जैकेट पहने, नीचे स्याह स्लैक्स और कलाई में कीमती घड़ी। बालों के स्पाइक्स अच्छे से सेट थे। उसकी सब आंखें लोगों पे जमी थी। आम चेहरे वाला मर्द कह रहा था। मुझे यहाँ मेंटल हेल्थ पे स्पीच देने के लिए मदऊ किया गया है, लेकिन यहाँ आए 10 से ज़ायद अफराद आपको बता चुके हैं कि आपने अपनी मेंटल हेल्थ किस तरह ठीक करवानी है। भारी गंभीर लहजे वाला मर्द एक पल को रुका। यहाँ आपको इलाज बताया गया है, लेकिन एहतियात कहाँ है, इब्तदा कहाँ है? जानते हैं मेंटल हेल्थ कब ख़राब होना शुरू होती है? सारे में खामोशी थी। लोग बस उसे सुन रहे थे, देख रहे थे। मेंटल हेल्थ खराब होने की शुरुआत आपकी गलत संगत से होती है। लोग अचंभे से उसे देख रहे थे। मेहदी ने इजाफा किया। हम सबके पास दोस्त होते हैं, हर शक्ल, हर परेशानी और हर रुचि में हम उन्हीं के पास जाते हैं। दोस्त ही आपकी मेंटल हेल्थ खराब होने की जिम्मेदार है। क्या उसे हक था यूं दोस्ती जैसे रिश्ते की तस्लील करे। स्पॉटलाइट की रोशनी में स्टेज पे आगे से पीछे, दाएं से बाएं जाते, कान में लगे नन्हे आले को सेट करते हुए वो कह रहा था। आपको मेरी बात से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन यकीन करें आपके दोस्त ही वजह है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आप एक टॉक्सिक ताल्लुक में बंधे हैं। जानते हैं कैसे? मेरी ने हाथ में पकड़ा माइक आवाम की तरफ घुमाया। आवाज़ें बुनबुनाहट की सूरत में उसके कानों में पड़ने लगी। माइक का रुख उससे अपनी जानिब कर लिया। मैं यहाँ बचपन के ट्रॉमा, डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस की बात नहीं कर रहा। वो मुख्तलिफ चीज़ है। हम वहाँ नहीं जा रहे। उस सांस लेने को रुका। आपके दोस्त आपसे अच्छा मशवरा डिज़र्व करते हैं, जो कि आप नहीं देते। और आपका दोस्त एक गलत शख्स के साथ जुड़ जाता है। आपका दोस्त अपनी प्रॉब्लमेटिक फैमिली को डील करने के लिए आपसे बात करता है, और आपकी अदम तवज्जी उसे अपने घर का बदतमीज़ इंसान बना सकती है। आप सबके पास ऐसे दोस्त होंगे, है ना? माइक का रुख एक बार फिर आवाम की तरफ था। उदास मासूम चेहरे बनाकर तायद की गई। हर एक को उसका गम याद आया। हर एक को अपने दोस्तों की बेवफाई, बुरी सलाह, मशवरा याद आया। पिछली दफ़ा आवाज़ें बुनबुनाहट थी, इस बार हुद्दर सी थी। आप सबको अपने अपने गम याद आ गए हैं ना? कई दोस्तों ने आपको गलत मशवरा दिया होगा, कई ने आपकी मेंटल हेल्थ का मजाक लिया होगा। यानी कि दोस्त ही सारा मसला हुए, है ना? वो चलते हुए आया, स्टेज के सिरे पे पहुंचकर नीचे बैठ गया। टांगे अब स्टेज से नीचे लटक रही थी। गौर से लोगों को देखा और सोट फूंकने जैसे अल्फाज अदा किए। लेकिन वो दोस्त आप भी तो हो सकते हैं। मौत का सन्नाटा क्या होता है। अगर तुम उस हॉल में बैठे होते तो मालूम हो जाता। तलपा के रंग वाज़े तौर पर सफ़ेद पड़े थे। आपने भी तो गलत मशवरे दिए होंगे।
आपने भी तो कई दोस्तों का मजाक उड़ाया होगा। आपके ख्याल में आपने बस मजाक किया है, लेकिन मेंटल हेल्थ मजाक नहीं होती। लोग सुनोए उसे सुन रहे थे। वो बातों को घुमाकर कब आपके ऊपर ले आए पता नहीं चलता था। ये ज़माना दोस्तों का है, मसाइल का है, और ख़राब होती मेंटल हेल्थ का है। सारे मसाइल, सारी खुशियाँ बस दोस्तों से शेयर करनी होती हैं। ऐसा ही है ना? स्पॉटलाइट में नजर आता शख्स पूछ रहा था। लोग मुतफिक थे। आपको चाहिए कि अपने मशवरे मुस्बत रखें। दोस्तों का ब्रेकअप, घरेलू मसाइल, टूटी शादी, बुरा एकेडमिक रिकॉर्ड, ये आपके हँसने या हवा में उड़ा देने वाली चीज़ें नहीं हैं। ये सब एक दिन सीरियस मसला बन सकते हैं। खुद पे नज़रसानी करें, अपना रवैया बदलें। कई बार आप कहानी में विक्टिम नहीं होते, बल्कि कई लोग आपके विक्टिम होते हैं। ऐसे दोस्त न बने जिसके बारे में कहा जाए, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। लोग कहका मार कर हंसे थे। कई लोगों को शर्मिंदगी हुई थी। कई को अपने विक्टिम्स याद आए। स्टेज पे बैठा शख्स अब भी बोल रहा था। कई लोगों को लगता है सारा जुल्म उनके साथ हुआ है, कि उन्हें कभी अच्छा दोस्त नहीं मिल सका। जैसे किस्से कहानियों में उनके लिए मैं सबसे पहले यही कहूँगा, अपना दायरा बदलें, टॉक्सिक लोगों से बाहर निकल आएं। आपके लिए इन अरबों की आबादी में दोस्त पैदा हो ही जाएंगे। खुद को बेमोल करके अगर आप चाहेंगे कि कोई आसमान से उतर कर आएगा और आपको इन टॉक्सिक दोस्तों से निकाल लेगा, तो आप गलत हैं। वो उठ खड़ा हुआ। दायरा नुमा लाइट उसके पीछे थी। अगर कोई और आपके लिए अच्छा दोस्त नहीं बन रहा, तो आप किसी के लिए वैसे बन जाए। सबके चेहरे पे नापसंदीदगी फैली थी। मेहदी मुस्कुराया। क्यों? क्या हुआ? खुद को अच्छा बनाने की बात पे मुंह बन गए हैं। याद रखें, जो जैसा होता है उसे वैसे ही लोग मिलते हैं। आप अगर इस सारी दुनिया में किसी एक शख्स के लिए बुरे दोस्त हैं, तो आपके लिए भी बुरे दोस्त रहेंगे। नाकदरी करेंगे तो नाकदरी की जाएगी। बुरे मशवरे देंगे तो आपको भी बुरे मशवरे दिए जाएंगे। कुर्बानियां नहीं देंगे तो आपके लिए भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। तालियां पीटी गईं। सराहा गया। मुस्कुराते हुए सताइश के दरमियान घिरा खड़ा था। लोग उसका कंफर्ट थे। लोग उसका दायरा थे। लोग ही उसका इलाज थे। अगर अच्छा दोस्त चाहिए तो सबसे पहले आप अच्छे बने। कुर्बानियां चाहिए तो कुर्बानी देने वाले बने। अपने गम, अपनी तकालीफ पे अच्छे मशवरे चाहिए तो दूसरों के गमों को गौर से सुनना सीखो। याद रखें, कोई आसमान से उतरकर या फिर देवमालाई कहानियों से निकलकर आपका हाथ थामकर आपको एक बुरे दायरे से नहीं निकालेगा। आप अपने सेवियर खुद होते हैं। आप अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद होते हैं। चंद मजीद बातों के बाद अब वो एक हाथ कमर पे बांधे, एक हाथ आगे को फैलाए, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा था। स्टेज से पलटने के बाद उसे एक कॉल मौसूल हुई थी। जैकेट कंधों पे डाले सिक्योरिटी के दरमियान वो निकलता जा रहा था। बाउंसर्स उसे लोगों के हजूम से बचाए हुए थे, लेकिन मौसूल होने वाली कॉल ने उसके औसान अदा कर दिए थे। वो शोर से बचते बचाते बाहर निकल रहा था। कैसम ठह रहा था। वो बस एक इमारत, एक फैशन हाउस नहीं था। कैसम गंभीर खानदान की विरासत थी।